तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़ लिए थे और दर्पण पढ़े थे। उसको दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ऐसे रहेगा फिगर उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो मैंने टाइम बचने के कारण इसे पहले से बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। चलिए इसको तब कि पहला रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। परावर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो प्रकाश के प्रवर्तन कहा जाता है जब प्रकाश की किरण किसी परिवर्तक सतह पे यानी ऐसे जब प्रकाश की किरण किसी परिवर्तक सतह पे टकराने के बाद यह परिवर्तक सतह है, इस पर किरण इधर से यह हो जाएगा सूरज दादाजी। इधर से सूरज जब प्रकाश की किरण किसी परिवर्तक सतह से टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो यह था प्रकाश के परावर्तन। और उसके बाद दर्पण पढ़े थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहले समतल के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सदा समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण की कुछ विशेषता लिखवाए थे, जिसमें विशेषता था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। और मान लीजिए यह वस्तु है, जो ये मार्कर है, लेकिन मान लीजिए यह वस्तु है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। और जितना बड़ा वस्तु है ठीक उसी प्रकार के प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब बराबर बनेगा। तो पहली विशेषता यह था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा था कि समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो यही समतल दर्पण था। और समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण को हम लोग दो भागों में पढ़े थे। पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल, और अवतल वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और मैंने सॉरी यहाँ पे फिगर यानी इमेज बना दिया है, देख सकते हैं आप लोग। उभरा है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, बीच में केंद्र है, इसको हम लोग वक्ता केंद्र या फिर केंद्र बोलते हैं। तो आई होगा ए बी और ए यानी M1 M2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वक्रता केंद्र वैसा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे गोले को केंद्र को यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए उसका डिफिनेशन लिखते हैं कि आखिर वक्रता केंद्र है क्या। तो
प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। इसके पहले आप लोग के लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, चलिए जानते हैं। तो आज इस चैनल पे गाइडेंस ऑनलाइन क्लास एक जो चैनल हमने सॉरी 10 दिन पहले 10 दिन पहले इस चैनल को हमने नींव रखा था, गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस, जिस पे आज जिस पे आज 100 सब्सक्राइबर पूरा हुआ, जिसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि अपना चैनल और आगे जा सके। तो आज बहुत अच्छी बात है कि सॉरी आप लोग की वजह से मेरा चैनल 100 सब्सक्राइबर हुआ है, और जितना जल्द 100 यहाँ पे और बढ़ेगा तो आपके सामने हम लाइव सेलिब्रेशन करेंगे 1K का। तो भगवान करे कि 1K सब्सक्राइबर जल्द पूरा हो। यही था आपके लिए खुशखबरी जो मैंने बता दिया। 10 दिन पहले गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस का नींव हम रखे थे और स्टार्ट किए थे, जो आज 100 सब्सक्राइबर और 13,000 व्यू और अच्छा खासा लाइक भी चल गया है। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करें। 1K पे लाइव सेलिब्रेशन होगा और अच्छे से बातचीत करेंगे। चलिए आज जिसके बारे में पढ़ना है उसे जानते हैं। तो आज पढ़ना है वक्रता केंद्र। वक्रता वक्रता केंद्र तो इसका परिभाषा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण जिस खोखले पानी थोड़ा सा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक, तो वक्रता केंद्र का परिभाषा समझिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए लिखते हैं कि वक्रता
केंद्र को वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित सूचित किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग अधिक ध्यान दे दीजिएगा। यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नोट देख के लिख लीजिएगा। परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए इसे मिटाते हैं। और वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे थोड़ा रहने देते हैं। नोट में क्या होगा, चलिए थोड़ा सा सूखने देते हैं। कपड़ा भीना हुआ है, थोड़ा सा सूखेगा, उसके बाद हम लिखते हैं। नोट ले दीजिएगा यहाँ, ये स्टार हटाइए और नोट में वो पानी है, ये अविकल दर्पण का वो पानी है, ये थोड़ा सा सूखने देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक होता है एवं दर्पण के आगे होता है, उसे लिखना है नोट में। सूखने दीजिए थोड़ा सा। अवतल दर्पण का सूख गया है। अवतल दर्पण का वो तभी नहीं चला। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक एवं आगे होता है। ठीक, यही लिखना था। नोट देख लीजिए आप लोग। और एक नोट होगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक होता है एवं आगे होता है, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है और यह पीछे की ओर होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक एवं दर्पण के आगे होता है, यहाँ एवं दर्पण के आगे पानी दर्पण के आगे होता है। नोट नंबर 2, ये फर्स्ट था, ये नोट नंबर नोट नंबर 2, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है एवं दर्पण के पीछे की ओर होता है, तो लिखते हैं उत्तल दर्पण को मार्कर में इंक डाल देते हैं बार बार, कपड़ा थोड़ा ज्यादा भिगा देने के कारण।
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, ठीक। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है एवं दर्पण के पीछे की ओर बनता है या आगे की ओर बनता है, तो काल्पनिक पीछे की ओर बनता है ताकि दिखाई न पड़ सके। कल्पना कर सकते हैं, जैसे इमेज इमेज कीजिएगा। जैसे लाते हैं आपके सामने एक कुछ उदाहरण। मान लीजिए इस डायरी है, इस डायरी है, कल्पना कीजिए कि आप लोग सॉरी, उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र काल्पनिक होता है एवं पीछे की ओर होता है। कल्पना कैसे कर सकते हैं? काल्पनिक यानी उस साइड खाली महसूस कर सकते हैं कि इस साइड भी जिस प्रकार से ऐसे है ठीक उसी प्रकार ऐसे होगा, तो काल्पनिक यानी कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में। और अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र वास्तविक होता है एवं दर्पण के आगे होता है, यानी जैसे ये आगे है ठीक उसी प्रकार से आगे जैसे ये पढ़ रहा है। यही था आपके एग्जाम पर। काल्पनिक यानी कल्पना कर सकते हैं कि आप रूम में हैं और बाहर से आपके कोई व्यक्ति आपको हका रहा है, आवाज आवाज से तो उसको जान जाइएगा कि यह फलना है, लेकिन अनजान आदमी आपके नाम से इधर हकाएगा तो आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो उसी प्रकार है कि अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र वास्तविक एवं दर्पण के आगे होता है और उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र काल्पनिक एवं एवं दर्पण के पीछे होता है, पीछे होता है। जैसे आप रूम में हैं और बाहर से आपको कोई चिल्ला के बुला रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह व्यक्ति होगा या तो कोई और होगा, तो उसी प्रकार कल्पना कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग इस दोनों को। तो हम लोग वक्रता केंद्र पढ़ लिए हैं। इसके बाद ध्रुव यानी पोल आता है, तो पोल के बारे में चर्चा करेंगे। पोल, ध्रुव, यह दोनों नोट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ध्रुव जो होता है दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है और उसे ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। चलिए यहाँ पे परिभाषा लिख के देते हैं उसका। ध्रुव इसको थोड़ा सा सूखा कपड़ा से पोंछ देते हैं ताकि तुरंत सूख सके और लिख देंगे। तो यह सूख गया। चलिए लिखते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी पोल, ठीक। इसका परिभाषा होगा दर्पण के ज्यामितीय, दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। देख लीजिए आप लोग, ध्रुव किसे कहा जाता है? ध्रुव दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को इंग्लिश में पोल यानी POLE और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है ध्रुव को। देख लीजिए
दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। नोट नंबर 1, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक एवं दर्पण के आगे होता है। नोट 2, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक एवं दर्पण के पीछे की ओर होता है। और ध्रुव दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद एक नोट में लिखना है कि जो दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है, ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर अधिक ध्यान दीजिएगा कि दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसे ध्रुव मान दीजिएगा कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चलिए नोट देके लिखते हैं। तो नोट में लिखेंगे कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसको थोड़ा सा सूखा वाला कपड़ा किधर गया, अभी पोछे थे। नोट में लिखना है दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इस पर आप लोग अधिक ध्यान दे दीजिएगा कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। देख लीजिए आप लोग। इसके बाद द्वारक आता है, जो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है, दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। तो देख लीजिए, द्वारक की परिभाषा, इसको मिटा के नीचे लिख देते हैं, ठीक, इसको मिटा दिया जाए ऐसे। द्वारक सूखा कपड़ा, तो यहाँ पे हैशटैग डाल के द्वारक का परिभाषा लिखते हैं, द्वारक। तो इसका एकदम सिंपल परिभाषा, जो आपके बिहार बोर्ड द्वारा कुछ अलग परिभाषा रहता है, लेकिन हम खुद परिभाषा बनाए हैं द्वारक का, कि दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। उसमें बहुत उटंग पटंग के था और थोड़ा लंबा भी हो जाता है उसमें। तो बिहार बोर्ड से जो आपके जितना आपके बुक में रहेगा, उससे हम अधिक पढ़ा देंगे, आप लोग बने रहिएगा। चलिए द्वारक का परिभाषा लिखते हैं। दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। जितना मैंने अभी तक साइंस में जो प्रकाश चैप्टर था, लाइट पढ़ाया है, उसमें सारा परिभाषा
सॉरी, बहुत सिंपल छोटा, आप लोग देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड में कितना बड़ा रहता है, प्रकाश के परिवर्तन का कितना छोटा हम परिभाषा देंगे। जब प्रकाश की किरण आती है और किसी परिवर्तक सतह पर टकराते हुए कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे ही हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और अपने बिहार बोर्ड द्वारा जो बुक है उसमें देख लीजिएगा, कुछ अलग ढंग का है, लेकिन जो हम परिभाषा दिए हैं आप लोग लिखिएगा तो जरूर अंक जितना का पूछेगा उतना जरूर मिलेगा। आप लोग हैंड राइटिंग पे अधिक ध्यान दे दीजिए, क्योंकि हैंड राइटिंग से 5 से 7 या तो 10 नंबर तक भी बढ़ सकता है। तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है, देख लीजिए। इसके बाद मुख अक्ष पढ़ना है, मुख अक्ष। तो इसको मिटा दिया जाए और मुख अक्ष के परिभाषा को समझेंगे और फिर मुख अक्ष होता क्या है। थोड़ा सा सूखने देते हैं, इसको सूख जाएगा बस। मुख अक्ष का परिभाषा आप लोग के सामने हम लिख देंगे। तो हैशटैग डाल के मुख अक्ष, मुख अक्ष। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ताकि अच्छा से पता लग सके। बार बार इंक डालना पड़ रहा है क्योंकि जो पंखा है उससे अधिक हवा निकलने के कारण सूख जाता है। चलिए देखते हैं परिभाषा इसका। दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष इसे ही कहा जाता है। देख लीजिए मुख अक्ष की परिभाषा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख अक्ष या इसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। तो आज तक के लिए मुख अक्ष लास्ट टॉपिक था। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और इसके बाद कल होगा वक्रता त्रिज्या के बारे में कल जानकारी होगा। तो मैं अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग इतना प्यार दिए थे और ऐसे ही आगे प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, आप सभी को दिल से धन्यवाद।